चलिए बेटा, तो कैलेंडर में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट जो हमने बताया था वो ये बताया था कि अगर किसी वर्ष का कैलेंडर, हम आगे की बात करें कि आगे किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा, तो हमने क्या काम करा था कि किसी वर्ष में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पे अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो जो हमने ट्रिक बताई थी वो ये थी कि 4 से भाग देंगे, वर्ष में 4 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर यानी कि शेष 0 बचा तो 28 वर्ष बाद रिपीट होगा कैलेंडर। अगर शेष 1 बचता है तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। अगर शेष 2 या 3 बचते हैं तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। यही बताया था हमने लास्ट। अब इसी पे हमने डिटेल भी आपको समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। अब क्यों होता है वो हमने डिटेल लास्ट वीडियो में समझा दिया था, लास्ट क्लास में समझा दिया था। अब इस क्लास में हम बात करते हैं कि और इस पर कैसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें वर्ष 1963 का कैलेंडर, पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान था। वर्ष 1963 का कैलेंडर पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि 1963 का कैलेंडर है। अब मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ। एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो 6 और 11 वर्ष बाद जो कैलेंडर रिपीट होता है वो किस में होता है, नॉर्मल ईयर में। ये जो 6 वर्ष बाद और 11 वर्ष बाद जो कैलेंडर रिपीट होता है वो नॉर्मल ईयर में होता है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट करेगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट करेगा। ऐसे ही मैं बात करूं कि 1963 के कैलेंडर की बात करें तो 1963 का कैलेंडर जो है तो पहले चेक करेंगे कि 1963 जो दिया गया वर्ष है वो साधारण है या लीप है। आप जानते हैं ये चेक करने के लिए आप क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 5 यहाँ से 20 हो जाएगा, कितना बचेगा 3। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो दिया गया वर्ष लीप नहीं है, नॉर्मल ईयर है। अगर लीप वर्ष होगा तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि वर्ष 1963 का कैलेंडर पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान था। अब यहाँ पे ये तो बात क्लियर होती है कि 1963 का जो कैलेंडर है, 1963 का जो कैलेंडर है वो अगर मैं बात करूँ कि आगे किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा तो आप जानते हैं कि 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 11 जोड़ देंगे। मैं बात करूं कि 1963 का कैलेंडर पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। आप जानते हैं कि जब मैं आगे का पूछूंगा तो आप सीधा इसमें 11 जोड़ेंगे और ये आंसर आएगा 1974। समझ रहे हैं बात को। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 1963 का कैलेंडर पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान था। तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1963 है, इस 1963 का जो कैलेंडर रिपीट करेगा पीछे वो भी एक नॉर्मल ईयर होगा, क्योंकि 1963 एक नॉर्मल ईयर है। तो चाहे आगे जाएंगे वो भी वर्ष एक नॉर्मल ईयर होगा और पीछे जाएंगे वो भी वर्ष एक नॉर्मल ईयर होगा। कहने का मतलब ये है कि पिछला जो भी वर्ष का कैलेंडर वो इसका समान देखना चाह रहा है वो भी एक नॉर्मल ईयर होगा। और आप जानते हैं कि नॉर्मल ईयर किस तरीके से होगा कि या तो यहाँ जो भी वर्ष होगा उसमें 6 जोड़ने पे ये बनेगा, या फिर आप जानते हैं कि यहाँ जो भी वर्ष होगा उसमें 11 जोड़ने पे ये बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ जो भी वर्ष होगा, इस जगह पे जो भी वर्ष होगा उसमें हम 6 जोड़ेंगे तो 1963 आना चाहिए, या यहाँ पे जो भी वर्ष होगा उसमें हम 11 जोड़ेंगे तो 1963 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को। क्योंकि
साधारण वर्ष का कैलेंडर आगे भी साधारण वर्ष जैसा होगा और साधारण वर्ष का कैलेंडर पीछे भी साधारण वर्ष जैसा ही होगा। और अगर इस जगह पे कोई साधारण वर्ष होगा तो आप जानते हैं कि या तो ये 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा या फिर ये 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। 28 वर्ष बाद तो रिपीट करेगा नहीं। अगर 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1963 में से 6 माइनस करके या चेक करेंगे कि ये जो वर्ष है वो साधारण है। तो 1963 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 1957। 1957 तो 1963 में से 6 माइनस करेंगे तो 1957 बचेगा। या तो 1957 और 1963 का कैलेंडर समान होगा या फिर 1963 में से 11 कम कर देंगे तो 1952 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो 1957 वर्ष का कैलेंडर जो है वो 1963 वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा या फिर 1952 का जो कैलेंडर है वो 1963 के जैसे होगा। अब हम कैसे पता लगाएं कि इसका कैलेंडर इस जैसा होगा कि ये कैलेंडर इस जैसा होगा। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं 1957 में 6 जोड़ूंगा तो 1963 आना चाहिए। यहाँ पे 1952 में 11 जोड़ेंगे तो 1963 आना चाहिए। अब मैं ये चेक करेंगे, अब हम ये चेक करने वाले हैं कि 1957 में 6 जोड़ने पर 1963 आ रहा है या फिर इसको 11 जोड़ने पे आएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचना चाहिए। क्योंकि 6 वर्ष पहले 1957 आया है तो 6 वर्ष बाद ही 1963 आएगा। तो 1957 में 4 का भाग दें तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो ये सही होगा। अगर रिमाइंडर 1 नहीं बचा तो ये गलत हो जाएगा। तो 1957 यानी 57 में हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। 4 से एक बार 4, 1 और 4 4 16। तो कहने का मतलब ये कि रिमाइंडर यहाँ से 1 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 1957 में 6 जोड़ने पे ही तो 1963 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो ये आंसर होगा। ये आंसर होगा कि 1963 का कैलेंडर 1957 के कैलेंडर जैसा होगा। अब हम बात करेंगे कि 1963 का कैलेंडर 1952 जैसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 52 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से एक बार 4, 1 और 4 3 12। तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। यहाँ 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा तो फिर 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। 1952 का कैलेंडर तो 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा, तो 11 वर्ष बाद तो जा ही नहीं सकता। ये तो 28 वर्ष बाद जाएगा तो 1963 से आगे चला जाएगा। इसीलिए हम यहाँ दोनों को चेक करेंगे कि क्या 1957 में 6 जोड़ने पे ही 1963 आ रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल 57 में 4 का भाग देंगे, 1 शेष बच रहा है तो 6 जोड़ने पे 1963 आएगा। अगर हम इसको चेक करके देखेंगे तो एक लीप ईयर है, तो ये 1963 के कैलेंडर जैसा नहीं हो सकता क्योंकि ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। तो 1957 जो है यही हमारा आंसर होगा। तो समझ पा रहे हैं बात को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे। यहाँ 1963 की जगह पे 1974 के कैलेंडर की बात करें। 1974 का कैलेंडर पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो 1974 की बात करेंगे तो आप ये तो जानते हैं कि अगला कौन सा कैलेंडर समान होगा 1974 का। आप जानते हैं 74 में आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। समझ रहे? अरे नहीं सॉरी, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये 11 वर्ष बाद जो है रिपीट करेगा, तो 1985 में रिपीट करेगा। 1974 का कैलेंडर आगे किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा 1985 के जैसा होगा।
लेकिन हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीछे की, पिछले किस वर्ष जैसा होगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1974 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है। 1974 कैसा ईयर है? एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर आगे भी नॉर्मल ईयर के कैलेंडर जैसा होगा और पीछे भी नॉर्मल ईयर कैलेंडर जैसा ही होगा। तो हमें बात करनी है कि पीछे किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा। आप जानते हैं कि नॉर्मल ईयर की दो कंडीशन होती हैं, या तो 6 वर्ष बाद रिपीट करता है या 6 वर्ष पहले ही रिपीट करता है। 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा या 11 वर्ष ही पहले रिपीट करेगा। हमें ये नहीं पता कि ये 6 वर्ष पहले ही रिपीट करेगा या 11 वर्ष पहले ही रिपीट करेगा। हम दोनों को चेक करेंगे, इसमें से 6 भी माइनस करेंगे और इसमें से 11 भी माइनस करेंगे। इसमें से 6 भी माइनस करेंगे और इसमें से 11 भी माइनस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 1974 में से 6 माइनस करेंगे, या तो 6 वर्ष पहले होगा या फिर 11 वर्ष पहले होगा। इसमें से हम 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1968, ठीक है। और इसमें से 11 करेंगे तो 1963 हो जाएगा। तो या तो ये कैलेंडर 1968 जैसा होगा और या फिर पिछला कैलेंडर 1962 जैसा होगा। समझ रहे हैं बात को? अब हमें ये चेक करना है कि क्या 1968 में 6 ऐड करने पर ही 1974 आता है या फिर 1962 में 11 ऐड करने पर ही 1974 आता है। इन दोनों में से कोई एक प्रूफ हो रहा होगा। एक प्रूफ होगा तो दोनों को हम एक बार चेक करते हैं। तो 68 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से एक बार और 4 7 28। कहने का मतलब ये है कि ये तो लीप वर्ष है, ये कैसा है? लीप ईयर है। और ये कैसा है? नॉर्मल ईयर है। तो लीप ईयर का कैलेंडर तो कभी नॉर्मल ईयर के कैलेंडर जैसा हो ही नहीं सकता। अब लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल जैसा नहीं हो सकता, तो या तो ये था या फिर ये था। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1963। लेकिन बात ये है कि हमें दोनों चेक करने पड़ते हैं। हमने इसको चेक करा तो ये नहीं है, हम इसको भी चेक करेंगे। तो 63 में अगर हम 11 का डिवाइड करेंगे, ये 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से 4, ठीक है, 2 और 4 5 20। तो यहाँ 3 बच रहा है। तो इस 1963 का कैलेंडर 11 वर्ष बाद ही रिपीट करेगा। और 1963 में 11 हम ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे तभी तो 1974 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए आंसर 1963 होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए आप बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए कि वो बात कर रहा है कि 1974 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा। तो 1974 का कैलेंडर या तो 1900, आप जानते हैं कि हम आगे की बात करेंगे तो या तो 6 वर्ष बाद होगा या 11 वर्ष बाद होगा। तो हमने चेक करा 74 में 4 का डिवाइड करके 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो आगे का तो हमने एक बार में बता दिया कि 1985 जैसा होगा। लेकिन हमें आगे की बात नहीं करनी, हमें ये बात नहीं करनी, हमें बात करनी है पीछे किस वर्ष जैसा होगा। तो आप जानते हैं कि 1974 एक नॉर्मल ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। तो 1974 का कैलेंडर या तो 6 वर्ष पहले रिपीट कर रहा होगा या फिर 11 वर्ष पहले रिपीट कर रहा होगा। अगर 1974 में से 6 माइनस करते हैं तो 1968 आएगा। 1974 में से 11 माइनस करते हैं तो 1962 आएगा। समझ रहे हैं बात को? अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 1968 में अगर 1 रिमाइंडर बचेगा तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 1963 में 2 या 3 रिमाइंडर का बचेगा तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, बस वो चेक करना है आपको। तो 1968 को आपने चेक करा तो रिमाइंडर क्या आया? 0। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही है कि 6 वर्ष बाद ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये तो 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरी बात, ये लीप ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है। लीप और नॉर्मल का कैलेंडर एक जैसा नहीं होता। 1963 की बात करेंगे तो ये 11 वर्ष पहले हमने लिया था, तो 11 वर्ष बाद ही होना चाहिए। तो 1963 यानी 63 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो ये कैलेंडर इस वर्ष का 1963 का कैलेंडर जो है वो 11 वर्ष बाद ही रिपीट करेगा। तो 11 वर्ष बाद कहाँ जाके रिपीट करेगा? 1974 पे। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, इसलिए आंसर हमारा वही होगा। समझ पा रहे हैं बात? इसलिए आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन करेंगे और बड़ी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही जो कैलेंडर आपके सामने है, यही एक क्वेश्चन जो है
किस तरीके से इस पर बनता है वो समझ लीजिए, उसकी एक लैंग्वेज समझ लीजिए, बाकी बिल्कुल सेम है। लैंग्वेज क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। लैंग्वेज ये सकती है कि रोहित का जन्म 15 मार्च 1988 को, रोहित का जन्म 15 मार्च 1988 को फ्राइडे को हुआ, यानी शुक्रवार को हुआ, तो बताएं उसका अगला जन्मदिन शुक्रवार यानी फ्राइडे को ही किस वर्ष में पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, एग्जाम में देखा होगा। तो रोहित का जन्म 15 मार्च 1988 को फ्राइडे को हुआ। ये कन्फर्म नहीं है कि 15 मार्च 1988 को फ्राइडे ही हो, ये बस एक माना गया है कि रोहित का जन्म 15 मार्च 1988 को फ्राइडे को हुआ, तो बताएं उसका अगला जन्मदिन फ्राइडे को ही किस वर्ष पड़ेगा। अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 15 मार्च 1988 यानी कि जो 1988 का कैलेंडर है, सेम कैलेंडर अगला जिस वर्ष का होगा, तो 15 मार्च को फ्राइडे उसी वर्ष में तो आना है। तो दूसरे रूप में हम इस क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं कि बताएं वर्ष 1988 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा। आप जानते हैं कि 1988 की बात कर रहा है, तो 1988 का अगला किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा। तो आप जानते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 का डिवाइड करेंगे, 22 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो कितने वर्ष बाद करेगा, 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। कहने का मतलब इसमें 28 हम जोड़ देंगे, समझ रहे हैं बात को। इसमें हम 28 जोड़ देंगे तो जो वर्ष आगे आएगा वही इसका आंसर होगा। 8 8 16 6 1 8 9 और 2 11 1 और ये हो जाएगा आपका 9 1 0 2016। तो 1988 का कैलेंडर जो है वो 2016 के कैलेंडर जैसा बनेगा, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे 28 ऐड कर देंगे, 28 ऐड करेंगे 2016 इसका आंसर आएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक बताया था कि जब कभी भी यहाँ पे लीप वर्ष बीच में जो है 1988 और 28 जोड़ने पे 2016 है, तो 1900 और 2016 के बीच में एक 2000 वर्ष आ रहा है। तो 2000 आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप डिटेल जाएंगे, वहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करेंगे, वहाँ क्या करेंगे आप डिटेल जाएंगे। और डिटेल का मैंने आपको उसी समय बता दिया था, जैसे मान लीजिए 1988 को हम डिटेल करें, 1988 को हम डिटेल करेंगे तो कितना होगा 2, ठीक है। 89 पे करेंगे तो कितना आएगा 1, 90 पे करेंगे 1, 91 1, 92 2, 93 पे करेंगे तो 1, 94 1। हम कर क्या रहे हैं कि जो लीप वर्ष है उसमें हम 2 रिमाइंडर ले रहे हैं और जो नॉर्मल ईयर है उसमें 1 रिमाइंडर ले रहे हैं। तो यहाँ से 95 आएगा, यहाँ से 95 में 1 होगा, 96 जो होगा वो 2 होगा, 97 1 होगा, 98 1 होगा, 99 1 होगा और यहाँ से 2000 जो है वो 2 होगा, ठीक है। 2001 की बात करेंगे 1 होगा, 2002 में 2 होगा, 2003 में 2002 में 1 होगा, 3 में भी 1 होगा, 2004 में 2 होगा, 5 में 1 होगा, 2006 में 1 होगा, 7 में 1 होगा, 8 में 2 होगा, 9 में 1 होगा, 2010 में 1 होगा, 11 में 1 होगा, 12 में 2 होगा, 13 में 1 होगा, 14 में 1 होगा, 2015 की बात करेंगे उसमें 1 होगा, 16 में 1 होगा,
सॉरी 16 में 2 होगा, 17 में 1 होगा, 18 में 1 होगा, 19 में 1 होगा, 20 में यहाँ से जो है 2 होगा, 21 में 1 होगा, 22 में 2 होगा। ऐसे ही हम जो है आगे की तरफ करते चले जाएंगे, इसी तरह से हम आगे की तरफ करते चले जाएंगे। अब यहाँ से एक बात समझिए आप, थोड़ा हम डिटेल भी जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई शताब्दी वर्ष बीच में आए तो आपको डिटेल चले जाना है, वो ज़्यादा उचित है। अब यहाँ से हम डिटेल जाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ से तो पता लग गया कि 4 का डिवाइड हमने करा, रिमाइंडर 0 बचा तो 28 जोड़ेंगे, 2016 का कैलेंडर रिपीट करेगा, 2016 का जो कैलेंडर है वो रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको दिख नहीं रहा, चलिए हम इसको जो है 2 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से ऊपर लिख देते हैं ये जो है, तो 98 के बाद में जो है 2001 2 और यहाँ से ऊपर लिख देते हैं ये जो है। तो 11 के बाद में 2012 होगा जिसमें 2 होगा, 13 में 1 होगा, 14 में 1 होगा, 15 में 1 होगा, 16 में 2 होगा, 17 में 1 होगा, 18 में 2 होगा, 2019 में 1 होगा, यहाँ से 1 होना है, और 2020 में 2 होगा। ऐसे ही हम आगे तक करते चलेंगे। हम करते क्या हैं कि हम इसको ऐड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि 2 और 1 3 और 1 4 5 और 2 7 7 यहाँ पे हो रहा है, 2 3 4 5 और 2 7 यहाँ हो रहा है, तो 93 जो है वो रिपीट करना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। क्यों रिपीट नहीं करेगा? क्योंकि ये एक लीप ईयर है और ये एक नॉर्मल ईयर है, तो ये रिपीट नहीं करेगा। ऐसे ही फिर हम आगे देखेंगे तो 1 2 3 2 5 6 और 1 7 98 पे हो रहा है, तो 98 पे जब जो है ये रिपीट हो रहा है 1998, यहाँ से हम एक और लेंगे, चलिए थोड़ा सा यहाँ जो है गड़बड़ हो गया, तो 1997 है, 98 है, यहाँ से आगे लेंगे, नाइनटीन 99 ये होगा 2000, ये होगा 1999 में होगा 1, 2000 में होगा 2, 2001 में होगा 1, 2 में होगा 1, 3 में होगा 1, 4 में होगा 1, 5 में होगा, 4 में 2 होगा, 5 में 1 होगा, 6 में 1 होगा, 7 में यहाँ से 1 होगा, 2008 की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे 2 होगा, 2009 में जो है वो 1 होगा, 2010 में जो है 1 होगा, 11 में 1 होगा, 12 में 2 होगा, 13 में 1 होगा, 14 में 1 होगा, 2015 में 1 होगा, 16 में 2 होगा, 17 में 1 होगा, 18 में 1 होगा। ऐसे ही हम करते चलेंगे आगे। वो थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप। लिखने में नीचे तक आपका दिखाई देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम क्या करेंगे कि 2 3 4 5 और 2 7 हो रहा है, तो 1993 जो है 1988 के बाद 1993 रिपीट करेगा, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये लीप ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल जैसा नहीं होगा। अब हम आगे देखेंगे तो 1 और 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कहाँ कर रहा है 1998 पे, तो 1999 रिपीट करेगा, लेकिन 1999 रिपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है और ये कैसा है? नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल का कैलेंडर लीप जैसा नहीं होगा। फिर हम आगे और चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 8। मैंने बताया था 8 के बाद फिर 14 पे करते हैं, तो 9 10 11 12 13 और 1 14। 14 2009 पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीट करना चाहिए। 14 2009 पे हो रहा है तो 2010 रिपीट करना चाहिए, लेकिन 2010 रिपीट नहीं करेगा क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर है।
ऐसे ही हम ऐसे ही करते चले जाएंगे, तब तक करेंगे कि यहाँ भी लीप ईयर और वहाँ भी लीप ईयर आना चाहिए। तो 1 2 2 4 5 6 और 1 7, कहाँ रहा है 7? 2015 पे, 2015 पे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2016 जो है वो एक लीप ईयर है, तो 2016 का कैलेंडर रिपीट करेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया और ये मैंने आपको डिटेल भी बताया। मैंने आपको लास्ट भी डिटेल बताया था। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है डिटेल जाके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है, डिटेल पे नहीं जाना। डिटेल पे आपको तभी जाना है जब जैसे ये 1988 है और ये 2016 है, तो 1988 और 2016 के बीच में एक शताब्दी वर्ष आ रहा है 2000, वो शताब्दी लीप वर्ष है। अगर शताब्दी लीप वर्ष आता है तो वहाँ ट्रिक काम करेगा। अगर शताब्दी लीप वर्ष नहीं आता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1900, यहाँ पे 1888 होता, अगर यहाँ 1888 होता तो बीच में 1900 आ रहा होता, जो कि केवल शताब्दी वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, तो वहाँ आपको डिटेल जाना होता। ठीक है, तो 100 वर्षों के बीच में अगर आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है। अगर 100 वर्ष से आगे जा रहा है तो आप इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए आगे, देखिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब बात करते हैं ऑड डेज की, कि ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज का मतलब है विषम दिन। ऑड डेज क्या होता है, ये विषम दिन क्या होता है? विषम दिन की हम इसमें बात करेंगे तो विषम दिन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं वन डे। वन डे का मतलब होगा ऑड डे। मैं बात करूं 2 डेज तो होगा ऑड डे। मैं बात करूं 3 डेज तो होगा ऑड डे। कहने का मतलब ये, ऐसे आगे करता चलूंगा तो मैं यहां से बात करूं 6 डेज की, तो 6 डेज भी क्या कहलाएंगे? ऑड डेज। मैं बात करूं 7 डेज की, तो 7 डेज का मतलब होगा 1 वीक प्लस 0 ऑड डे। कहने का मतलब ये है कि 7 से छोटे जो भी दिन होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? ऑड डेज कहलाएंगे। और जैसे ही 7 कंप्लीट होगा तो वो 1 वीक हो जाएगा। मैं बात करूं यहां से 8 डेज की, 8 डेज का मतलब क्या होगा? 1 वीक प्लस 1 ऑड डे। मैं बात करूं 10 डेज की, तो 10 डेज का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 वीक प्लस 3 ऑड डेज, क्योंकि 1 वीक का मतलब 7 प्लस 3, तो 3 का मतलब है कि ऐसे दिन, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऐसे दिन जो सप्ताह ना बन पाए वो विषम दिन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं 26 डेज। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसी संख्या बड़ी होती चली जाएगी तो आप ये 26 में डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे इसमें, तो 7 से 3 बार 21, कितना बच रहा है यहाँ से? 5। तो 5 जो है वो तो बचा ऑड डे, ऑड डेज हुए, और 3 जो हैं वो हैं वीक। कहने का मतलब ये है कि 7 से छोटे जो भी दिन होंगे, यानी ऐसे दिन जो सप्ताह ना बन पाएं, ऐसे दिन जो सप्ताह ना बन पाएं विषम दिन कहलाते हैं। ऐसे दिन जो सप्ताह ना बन पाएं विषम दिन कहलाते हैं। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो विषम दिन होगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपसे 31 डेज, 31 डेज यानी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28, ठीक है, तो 3 रिमाइंडर है, तो 3 क्या होगा यहाँ से? ऑड डेज, और 4 क्या होगा? वीक। मैं बात करूं आपसे 30 डेज, 30 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? तो 7 का डिवाइड करेंगे, 7 4 28, कितना बचेगा? 2, तो 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज और 4 क्या हो जाएंगे? वीक।
ऐसे ही मैं बात करूं कि 29 डेज, 29 डेज में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28, कितना बच रहा है 1, तो हो जाएगा 1 ऑड डे। ऐसे ही बात करूं 28 डेज, 28 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 4 28, कितना बच रहा है 0, तो हो जाएगा 0 ऑड डेज। समझ रहे हैं बात को? तो दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही विषम दिन कहलाता है। ध्यान रहे कि विषम दिन कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता, विषम दिन हमेशा 7 से छोटा होगा। और दिन की हम बात करेंगे तो या तो कोई भी महीना 31 दिन का होगा, या कोई भी महीना 30 दिन का होगा, या कोई भी महीना 29 दिन का होगा, या कोई भी महीना 28 दिन का होगा। ये आगे आएगा, ये आगे काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई महीना 31 दिन का होता है तो उसमें 3 विषम दिन होंगे। यदि कोई महीना 30 दिन का होता है तो उसमें 2 विषम दिन डायरेक्ट हम मानेंगे। यदि कोई महीना 29 दिन का होता है तो उसमें 1 विषम दिन मानेंगे। यदि कोई महीना 28 दिन का होता है तो उसमें 0 विषम दिन मानेंगे। तो अभी तक हमने क्या काम करा है कि इसको डायरेक्ट अभी आपको सीधा सीधा बता दिया है, जिससे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहां करने की आवश्यकता ना हो। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसका मतलब बनता है ऑड डेज इन डेज, डेज में ऑड डेज की बात करते हैं। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बात करूं कि 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, यानी 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो हम क्या करेंगे कि 100 में डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि आप जानते हैं वो बात कर रहा है 100 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, और नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7 एंड गेट रिमाइंडर दैट कॉल्ड ऑड डेज। तो 7 का डिवाइड 100 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 से एक बार जाएगा, 7 3 और 7 4 28, कितना बच रहा है यहाँ से 2 बच रहा है। तो ये 2 जो हैं वो क्या हैं, ऑड डेज विषम दिन, और 14 ये क्या हैं 14 वीक्स। कहने का मतलब है 100 दिनों में 14 सप्ताह होंगे और 2 विषम दिन होंगे। ऐसे ही मान लीजिए मैं बात करूं 46 डेज, तो 46 डेज में ऑड डेज बताएं, यानी 40 दिनों में विषम दिन बताएं। तो आप क्या करेंगे, 46 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 6 42, कितना बचेगा 4। तो जो रिमाइंडर बचा असल में वही ऑड डे होगा। 4 ऑड डेज होंगे और 6 क्या हो जाएंगे, वीक। तो यहाँ से 6 सप्ताह हो जाएंगे और 4 विषम दिन हो जाएंगे। तो किसी में भी वो बात करेगा, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे हम बात करें एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। और यहीं हम बात करें दूसरे क्वेश्चन में कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, यानी हाउ मेनी ऑड डेज इन नॉर्मल ईयर एंड हाउ मेनी ऑड डेज इन लीप ईयर। आप जानते हैं कि एक साधारण वर्ष की जो बात कर रहा है तो साधारण वर्ष में 365 डेज होंगे। उसने कहा कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब वर्ष में विषम दिन तो निकालेंगे नहीं, साधारण वर्ष को कन्वर्ट करेंगे डेज में। आप जानते हैं 365 को साधारण वर्ष जो है उसको डेज में करेंगे तो 365 आएगा, 365। अब 365 में हम 7 का भाग देंगे, 7 5 35, 1 बचा, और 7 2 14, 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा तो 1 ऑड डे होगा। 52 हो गए वीक्स, 1 विषम दिन 52 सप्ताह। ऐसे ही उसने कहा लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप जानते हैं लीप वर्ष का मतलब है 366 दिन।
366 दिन में 7 का भाग देंगे, 7 5 35 होगा 1 और 7 से 2 बार 14, यहाँ बचेगा 2, तो ये बना 2 ऑड डेज और 52 हो गए वीक्स। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन यानी कि 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 366 दिन यानी कि 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अगर वो बात करता है कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तो इस तरीके से बताएंगे, और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं इस तरीके से बताएंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि 1 जनवरी 2017 को यदि संडे था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी मैंने बताया था, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन है, लीप वर्ष में कितने विषम दिन है। विषम दिन पे ही बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। विषम दिनों पे कैसे बेस्ड है उसको समझिए अच्छे तरीके से। वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2017 को अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो इसको किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझिए कि 1 जनवरी 2017 को संडे है, मतलब किसी भी वर्ष का पहले वीक का पहला दिन संडे है। किसी भी वर्ष के फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे संडे है तो लास्ट डे क्या होगा, सैटरडे होगा। किसी भी वीक का फर्स्ट डे संडे है तो लास्ट डे सैटरडे होगा। जब लास्ट डे सैटरडे होगा तो सेकंड वीक का फर्स्ट डे क्या होगा, कि संडे होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक का जब लास्ट डे सैटरडे है तो सेकंड वीक स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे संडे होगा। ऐसे ही सेकंड वीक का लास्ट डे सैटरडे होगा तो थर्ड वीक जो होगा, थर्ड वीक का फर्स्ट डे क्या होगा, संडे, और लास्ट डे क्या होगा, सैटरडे। कहने का मतलब है यही काम चलता रहेगा और ये 52 वीक तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह हो सकते हैं और 52वें सप्ताह का पहला दिन संडे होगा तो 52वें सप्ताह का अंतिम दिन क्या होगा, सैटरडे। समझ पा रहे हैं बात? अगर हमने मान लिया कि फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे यहाँ संडे है तो लास्ट डे क्या होगा, सैटरडे। और आप जानते हैं कि जब सेकंड वीक स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे क्या होगा, संडे, और लास्ट डे क्या होगा, सैटरडे। फिर थर्ड वीक स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे संडे होगा, लास्ट डे सैटरडे होगा। यही क्रम अगर जारी रहे तो 52वें सप्ताह का पहला दिन संडे रहेगा और अंतिम दिन क्या रहेगा, सैटरडे रहेगा। अंतिम दिन सैटरडे का मतलब है 364th डे, 364वां, क्योंकि 52वें सप्ताह का अंतिम दिन 52 गुणा 7, तो 52वें सप्ताह का अंतिम दिन यानी 364वां दिन। जब 364वां दिन सैटरडे होगा तो 365वां दिन क्या होगा, 365वां दिन होगा संडे। कहने का मतलब ये है कि जो किसी साधारण वर्ष का पहला दिन है वही उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन भी रहा। तो यहाँ से कैसे रहा, क्योंकि 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए। 52 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद में जो एक रिमाइंडर बचा था वो एक्स्ट्रा चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा डेज आर कॉल्ड ऑड डेज, अतिरिक्त दिनों को विषम दिन कहा जाता है। चलिए, जैसे हम माने कि 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे था तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो किसी लीप वर्ष का पहला दिन होता है उससे एक ज़्यादा उस लीप वर्ष का अंतिम दिन होता है। ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात करी है, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ बात करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे फ्राइडे है तो लास्ट डे क्या होगा, थर्सडे, और लास्ट डे थर्सडे होगा तो ऐसे ही सेकंड वीक का फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, फ्राइडे। थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा तो लास्ट डे क्या होगा, थर्सडे। ऐसे ही थर्ड वीक का फर्स्ट डे क्या होगा, फ्राइडे। ऐसे ही लास्ट डे क्या होगा, थर्सडे। कहने का मतलब ये है कि यही काम चलता रहेगा 52 वीक तक। और आप जानते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो 52 सप्ताह होते हैं। 52वें सप्ताह का पहला दिन जो है वो फ्राइडे होगा तो अंतिम दिन क्या होगा, थर्सडे। 52वें सप्ताह का पहला दिन फ्राइडे है तो लास्ट डे क्या होगा, थर्सडे होगा। और आप जानते हैं कि 52वें सप्ताह का लास्ट डे मतलब 364वां दिन,
जब 364वां दिन थर्सडे होगा तो फिर 365वां दिन क्या होगा? 365वां दिन क्या होगा? फ्राइडे। और 365वां दिन फ्राइडे होगा तो 366वां दिन क्या होगा? सैटरडे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो फर्स्ट डे होगा उससे एक ज़्यादा लास्ट डे होता है, क्योंकि 365वां दिन रिपीट करेगा और 366वां दिन उससे एक ज़्यादा चला जाएगा। तो हमने आपको ये बताया कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। किसी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, ऐसा क्यों होता है। किसी लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, ऐसा क्यों होता है। ये आपकी समझ में बड़े अच्छे तरीके से आया। तो आज जो आपने पढ़ा वो हमने जो स्टार्टिंग करा था, पहला जो क्वेश्चन आपको कराया था कि अगला कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा, हमने वो पढ़ा। पिछले किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा, हमने वो पढ़ा। बीच में हमने उसको डिटेल भी पढ़ा, एक क्वेश्चन को हमने डिटेल भी पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति है, रोहित है, उसका जन्मदिन किसी भी डेट को शुक्रवार को पड़ता है तो उसका अगला जन्मदिन उसी डेट को, किस वर्ष में उसी डेट को शुक्रवार को पड़ेगा। उस पर हमने शॉर्ट भी पढ़ा और उसको डिटेल भी पढ़ा। ऐसे ही हमने क्या काम करा, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा ऑड डेज का। हमने स्टार्ट करा ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7 एंड गेट रिमाइंडर दैट कॉल्ड ऑड डेज। यानी दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उसी को विषम दिन कहेंगे। विषम दिन का मतलब हमने यहाँ बताया आपको कि कोई भी दिन जब तक सप्ताह नहीं बनेगा विषम दिन नहीं हो सकता। पहला दिन विषम दिन होगा, दूसरा दिन विषम दिन होगा, छठवें दिन तक विषम दिन होगा, सातवां दिन जो होगा वो विषम दिन नहीं होगा, वो एक वीक हो जाएगा। आठवां जो दिन होगा एक वीक यानी एक सप्ताह और एक विषम दिन, 1 ऑड डे। ऐसे ही हम आगे तक करते चले गए। तो दिनों की जो संख्या है, हमने बात करा कि 24 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो 7 का भाग दिया, 7 3 21, 3 बार गया, ठीक है। और जो भी रिमाइंडर बचा, ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा वही विषम दिन कहलाता है। जैसे 24 दिनों की हमने बात करी तो 7 3 21, कितना बच रहा है? 3। तो 3 वीक हो गए और 3 क्या हो गए? ऑड डेज। कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर को ही हम ऑड डेज कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर को ऑड डेज कहते हैं और जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा वीक कहलाता है, सप्ताह कहलाता है। तो दिनों की संख्या में 7 से भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा वही विषम दिन होगा। वैसा ही हमने करा कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो 365 में 7 का भाग दिया, एक शेष बचा। लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 365 में हमने 7 का भाग, 366 में 7 का भाग दिया और 2 शेष बचा। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ये आगे हमने पढ़ाया। तो हमने क्या पढ़ाया वो मैंने ब्रीफ में आपको समझा भी दिया, और इसी तरीके से हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और बेहतर क्वेश्चंस के साथ। और इसके आगे अभी तक हम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से सीखिए आप। जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा एकदम से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, ऐसे ही अगले क्वेश्चंस को भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन पढ़ते रहिए इसको अच्छे तरीके से, पूरा डिटेल के साथ चल रहे हैं। जितना कैलेंडर हाँ आपको पढ़ा देंगे उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम से बाहर चला जाए, समझ रहे हैं बात को। तो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, डिटेल पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। कल की जो क्लास होगी उसमें फिर हम बात करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।